इस बजट की और शायद आने वाले कई सालों तक आने वाले हर बजट की सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है रोजगार। जिनके पास है उनका बचा रहे और जिनके पास नहीं है उन्हें मिल जाए। और जो लाखों लोग हर साल इस रोजगार के बाजार में नए आ रहे हैं उनके लिए भी काम का इंतजाम होता रहे। बरसों से एक फॉर्मूला रटाया जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग और रियल एस्टेट कारोबार को राहत देने से बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होते हैं और ऑटो को बढ़ावा देने से मांग भी पैदा होती है और रोजगार भी। लेकिन इसकी भी तो कोई हद होगी। दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के आसपास ही नहीं, करीब करीब हर शहर के बाहर देख लीजिए, हजारों प्रोजेक्ट खड़े हुए हैं जिनमें लाखों लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। कुछ बने हैं, कुछ अध बने हैं। और अगर आपको कहीं इनमें से किसी भी शहर में कोई घर आपको पसंद आ जाए अपने लिए और आप दाम पूछने चले जाएं तो यकीनन वो दाम आपके बजट से बाहर का होगा। मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अब 10-20 करोड़ तो किसी फ्लैट के दाम में यूं बोला जाता है जैसे मूंगफली बेची जा रही हो। अब ऑटो सेक्टर हो या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कोई भी उद्योग, एक बहुत खास ध्यान देने की बात है पिछले साल 2 साल में हुई है कि सारे मालिक इस वक्त एक मंत्र का जाप कर रहे हैं। वो मंत्र है इंडस्ट्री 4.0। इंडस्ट्री 4.0 का मतलब है ये कनेक्टेड फैक्ट्री। कनेक्टेड फैक्ट्री यानी जो कंप्यूटर से या इंटरनेट से कनेक्टेड फैक्ट्री हैं जिनको रोबोट और कंप्यूटर चला रहे हैं। अब अगर फैक्ट्रियां ऐसे चलेंगी, और जो बड़ा सपना है, सपना यह है कि हमारी फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री बिना आदमी के चलती है, तो फिर भाई रोजगार कैसे पैदा होगा? आप कहेंगे बहुत सारी गाड़ियां बिकेंगी तो ड्राइवरों को काम मिल जाएगा, मैकेनिकों को काम मिल जाएगा। तो इस वक्त जरा बाहर निकलिए और ओला और उबर के ड्राइवरों का हाल पूछ लीजिए, टैक्सी वालों का हाल पूछ लीजिए। लॉकडाउन के दौरान और वर्क फ्रॉम होम के जोर पकड़ने से इनमें से बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। और ये सिर्फ इन्हीं का हाल नहीं है। ऑफिसेज में बड़ी बड़ी कैंटीनें चलती थीं, वो कैंटीन चलाने वाले कहाँ हैं? दफ्तरों के बाहर सामान बेचने वाले कहाँ हैं? आते जाते रास्ते में आप तमाम चीज़ें खरीदते थे। बहुत कुछ बचे हुए हैं लेकिन बहुत कोई नहीं है। CMI की एक रिपोर्ट आई थी और जिसके हिसाब से लॉकडाउन जैसे ही शुरू हुआ करीब 12 करोड़ लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई। देश में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। हालांकि इनमें से ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर थे और कुछ ही महीनों के बाद दोबारा जब खबर आई कि साहब इनमें से बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई काम पकड़ लिया है, जो काम करते थे वो नहीं मिला तो कुछ और मिल गया। क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो एक काम करते हैं तो दूसरा भी कर सकते हैं। अक्सर मेहनत मजदूरी करते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें स्किल का काम नहीं है, तो यहाँ वाली मेहनत नहीं तो वहाँ वाली कर ली उसमें। फिर भी बहुत सारे बेरोजगार बचे थे लेकिन बड़ी संख्या में इनमें से लोगों को काम मिल गया। लेकिन लॉकडाउन खत्म होते होते अगस्त के अंत में दूसरी खबर आई जो बहुत खतरनाक थी कि 2 करोड़ से ज्यादा सैलरीड लोगों की नौकरी चली गई है। सैलरीड यानी वेतनभोगी, महीने में तनख्वाह कमाने वाले। और ये कौन लोग होते हैं? ये आमतौर पर मिडिल क्लास के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं या कोई खास काम जानते हैं इसलिए नौकरी कर रहे हैं, इसलिए उनको तनख्वाह मिलती है। ये नौकरियां जाना बहुत बड़ी तकलीफ का संकेत था क्योंकि ऐसे लोगों को दोबारा काम मिलना आसान नहीं होता है। इनका काम ऐसा नहीं है कि उठे गए किसी दूसरे सेट के सामने खड़े हुए और कहा साहब कुछ काम करवाना है तो करवा लो। यहाँ एक प्रोसेस है, किसी कंपनी में वैकेंसी निकलेगी, फिर आप अपना CV भेजेंगे, फिर टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, बात होगी, बार्गेन होगा, उसके बाद तो ये नौकरी अगर एक बार गई तो ये आसानी से वापस नहीं आती है। बहुत मुश्किल होता है दोबारा नौकरी पा लेना। इसलिए ये मिडिल क्लास के लिए बड़ी चिंता की बात थी। और इससे जुड़ी बात, जो पिछली 2 तिमाहियों में जितनी कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं जो बड़े शानदार फायदे दिखा रही हैं, उस फायदे के पीछे एक बड़ी चिंता छिपी हुई है। दिख रहा है कि कंपनी की बिक्री नहीं बढ़ी है, खर्चा भी नहीं बढ़ा है, लेकिन मुनाफा बढ़ गया है। ना बिक्री बढ़ी, ना आमदनी बढ़ी, लेकिन मुनाफा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि खर्चा कट गया है। कंपनी ने अपने खर्च में कटौती की है, जिसको आपने सुना होगा, कॉस्ट कटिंग कर ली है, एफिशिएंट हो गई है कंपनी। लेकिन जो एफिशिएंसी और जो कटौती होती है वो सबसे ज्यादा, आप कंपनियों के हिसाब देख लीजिए, मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स यानी स्टाफ की पगार या स्टाफ की नौकरी, इसमें होती है।
तो कंपनी के लिए, उसकी बैलेंस शीट के लिए, उसके इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी खबर होगी, लेकिन उस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। इधर उद्योगपति और बड़े कंसल्टेंट जो पिछले कई वर्षों से आपको चीन का उदाहरण दिखाते रहे हैं और लगातार मांग करते हैं कि साहब कारोबार की आज़ादी मिलनी चाहिए। कारोबार की आज़ादी का अर्थ है कि हम जैसे चाहें चलाएं, जब जिसे चाहें रखें, जब जिसे चाहें निकालें। हालांकि अभी जो अलीबाबा के फाउंडर जैक मा के साथ हो गया है, जिस तरह वो सरकार के बारे में 2 सवाल पूछने के बाद अचानक गायब हो गए, उससे अब ये सारे पैरोकार भी घबरा रहे हैं, वहां का जिक्र कम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये मांग दिमाग में है, मन में है, और ये जो मांग पत्र गए हुए हैं सरकार के पास उनमें है। और इस वक्त सबसे बड़ी चिंता और चुनौती शायद ये नहीं है कि लोगों के हाथ में काम मिल जाए। सच्चाई ये है कि आगे जाकर काम मिलना, यानी जिस तरह के काम हम समझते हैं अभी तक, जो हमारे मन में जिसे काम कहा जाता है, नौकरी कहा जाता है, वो शायद अब आगे मिलना बहुत मुश्किल होता जाएगा। नौकरियां, पक्की नौकरियां जिनमें महीने में तनख्वाह मिलती है, वो कम होती जाएंगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जिनको काम मिले उन्हें अच्छा काम मिले, जिनमें वेतन हो, सुविधाएं हो, साथ में आगे बढ़ने की गुंजाइश हो, और एक तरह का सेफ्टी नेट हो जो भी काम कर रहे हैं। जैसे सरकार बार बार कहती है कि साहब रोजगार नौकरी नहीं है, तो रोजगार नौकरी नहीं है, तो जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनके लिए आप और क्या सुविधाएं दे रहे हैं कि कल को मान लीजिए जैसे वो लोग थे जो रोजगार में थे, वो अब पकौड़े बना रहे थे, चाय की दुकान चला रहे थे, जो भी कर रहे थे, लॉकडाउन हो गया, अचानक उनकी हालत खराब हो गई। तो अब रोजगार के साथ चुनौती ये है कि आप ऐसी किसी परिस्थिति में उनको क्या सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं। और ये वित्त मंत्री के लिए ही नहीं, इस सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी एक बड़ा चक्रव्यूह है, जिससे निकलने का रास्ता ढूंढना है कि कैसे अपना कारोबार भी आगे बढ़े, कैसे हम दुनिया के बाजार में मुकाबले के लायक भी बने रहें, और अपने लोगों के लिए रोजगार और बेहतर जिंदगी का रास्ता भी खुलता चले, बंद ना हो।